शायद का क्या मतलब है, बिल्कुल मिला भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश से अवार्ड लेकर आया लड़का हमारा, बताओ, गजब, शाबाश, ताली हो जाओ भाई, लाइक को, शाबाश बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, सुनिधि कह रहे थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया किया तूने, चल पार्टी दे। शिमला आना पड़ेगा। शिमला रहता तू? मैम देखा, यही यो बोला यो था। मैम। अच्छा, शिमला में कहाँ? संजौली। संजौली रहता है? शिमला में यो तो मैम। नहीं, आगे आता है वो। चलो कभी आई तो बताऊंगी। कंग्रेचुलेशंस हर्ष जी, आपको मुबारक ही। ये बहुत अच्छी न्यूज थी, खुशी हुई जान के। इसी बात पे बता, पेपर कैसे हुए तुम्हारे, संडे वाला सबका? मैम अच्छा हुआ। बाकी बच्चों कैसा हुआ तुम्हारे पेपर? मतलब अच्छा वो तो टेस्ट अच्छा, दिया नहीं था। दिया नहीं था? तुम लोगों ने वो कर लिया, एनालिसिस करी उसकी? यो मैम। पता चल गया ना एनालिसिस कैसे करनी है, मैम ने ग्रुप में भेजा भी था, है ना? यो मैम। यस मैम। तो बेटा एनालिसिस करनी है, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनालिसिस करोगे तभी तुम कुछ इंप्रूव कर पाओगे, अदरवाइज तो ऐसे ही है, मुंह माया है सब ऐसे ही रह जाना है। ठीक है, एनालिसिस कर लो, अच्छे से इंप्रूव कर लो, तुम्हारे बहुत मदद आएगा, तुम्हें बहुत मदद रहेगी आने वाले जो टाइम है ना उसमें। राइट, तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तुम्हारे 2 यूनिट हो चुके हैं, तो अब तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए कि बायो में तुम्हारा कैसे जा रहा है, फिजिक्स कैसे जा रहा है, केमिस्ट्री कैसे जा रहा है, ताकि तुमको पता चले किस में ज्यादा एफर्ट लगाने हैं, किस में कम से बात बन जाएगी। समझ आई? तो अब वो वाली स्टेज आ गई है तुम्हारी। ओके जी। यस यो मैम। मैम। तो हर कॉपी पे, जैसे बायो की कॉपी अलग है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, आई होप अलग है, और अगर नहीं है अलग करो, और वहां पे लिखो कि आपका जो भी टेस्ट है उस टेस्ट के कितने मार्क्स रहे, बायो के अभी तक टेस्ट के कितने मार्क्स रहे, तो आपको पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव किया है या नहीं। नहीं किया है तो आपको किस चैप्टर में दिक्कत है, वो चैप्टर वहां मेंशन है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको सिखाती हो, वहां पे लिखो कि पहले टेस्ट में इतने नेगेटिव थे, इस टेस्ट में इतने नेगेटिव है, तो ये आपको याद दिलाता रहेगा कि यार आपकी नेगेटिव मार्किंग कब कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है। राइट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस इज द की टू एनीथिंग। सेल्फ एनालिसिस सबको करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी काम करते हो, आप तभी सीखते हो, है ना? तो सेल्फ एनालिसिस की तरफ हमें ध्यान देना है, समझ आई? मैम। यो बोलो। मैम। मैम। मैम ये होने वो वाला। वाला टेस्ट में भी सेंड कर देना, क्योंकि कई बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ था। किसका टेस्ट नहीं हुआ अब? मैम मेरा भी नहीं हुआ। क्यों? अरे क्यों, क्या प्रॉब्लम आई अब? आईडी इशू हो रहा था। यार बाकी सबका तो हो गया, बस तुम्हारे बैच में रह गया फिर से। बेटा टेस्ट तो ये वो टेस्ट तो भेज दिया ग्रुप में मैडम ने, देखो। नहीं, वो ओपन नहीं हो रहा। जिनका पहले नहीं हुआ था उनका फिर भी नहीं हो रहा वो वाला लिंक भी ओपन, क्योंकि उसमें वो आईडी बार बार मांग रही है। तुमने बताया उन्हें, कोमल मैम को? यस मैम। क्या बोला मैम ने? था क्या? मैम, मैंने सर को बताया था। कौन से सर को? कौन से सर को? अरविंद सर। अरविंद सर को? हाँ, आपके ग्रुप के अरविंद सर है, बता दिया ना आपने अरविंद सर को? यस मैम, उन्होंने बोला कि थोड़े दिन तक वो देखेंगे। अरे यार, ये तुम्हारे ग्रुप का भी रह गया, बाकी सब में तो सॉल्व हो गया, बस इधर ही रह गया। मैम देखो मेरा भी नहीं हुआ था पहले ना, पर शाम तक ठीक हो गया था फिर उनको मैसेज करने के बाद। बताओ, हमारी इस बच्ची का तो हो गया ठीक। हम्म, चलो, जिनका हुआ है प्लीज वो तब तक बना ले, तुम्हारा तो मुझे दुख हुआ जान के। मैम फिर वो आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। क्वेश्चन पेपर तो सेंड है तुम्हारे ग्रुप में बेटा, मैम फिर नहीं भी है? वो पूरा। अरे क्वेश्चन पेपर तो सेंड है, अरविंद सर ने करा तो हुआ है, वो नहीं खुल रहा, वो क्या नहीं खुल रहा? देखा है तुमने क्वेश्चन पेपर ऊपर जाके? देखो अरविंद सर ने तो भेज दिया था, तुमने देखा नहीं है शायद, ग्रुप में देखना, क्वेश्चन पेपर भेज दिया आंसर की के साथ। तो जिनका नहीं लगा है वो ऐसे ट्राई कर लेना, तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर है ना? तो तुम लोग लगा लेना, बैठ के अपना टेस्ट जरूर लगाना। ओके? यो मैम। हाँ टेस्ट लगा लेना यार, अपना टेस्ट तो मत छोड़ो। ओके, ऑल राइट। सो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैम कैंसर। कैंसर, तुम्हारा क्या रहता था, तुम्हारा पार्ट रहता था एक, है ना? को ड्रग्स का रहता है एक पार्ट। ड्रग्स में। हम्म हम्म
ड्रग्स का रहता है, यस तुम्हारे बैच में रहता था। ये बताओ ये हो गया था कोका एल्कलॉइड? नो मैम। नो मैम। नहीं हुआ था, ठीक है, तभी तुम कल क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे थे, है ना? परसों जब टेस्ट हम कर रहे थे क्लास में, नहीं ये लगते हो ना मैम। तुम्हारे? हाँ हाँ ठीक है, सॉरी माय बैड। चलो आओ, तो हम जब ड्रग्स कर रहे थे, ड्रग्स के अंदर हमने सबसे पहले लिया वो क्या था जिसको काटते थे उसमें से दूध जैसा निकलता था? मैम ओपियम को रिफाइन कर देती थी तो वो एनाल्जेसिक क्या बनता था? मॉर्फिन। और मॉर्फिन को मैं एसिटाइलेशन कर देती तो क्या बना देता था वो? हीरोइन। और हीरोइन का दूसरा नाम? स्मैक। स्मैक। हाँ स्मैक। अच्छा, फिर उसके बाद हम वो क्या था, कहना क्या नाम था उसका? कहना भांग। कैनाबिनॉइड इज द ड्रग वो जिस प्लांट से निकलता है, उसका क्या नाम है? कैनबिस सटिवा। है कैनबिस कैनबिस सटिवा। कैनबिस Cannabis सटिवा sativa। प्लांट के जो लीव्स है उसको ड्राई करके यूज करेंगे, उसके लीव्स इज भांग, समझ आई? तो कैनाबिनॉइड भांग नहीं है, कैनाबिनॉइड इज अ ड्रग, प्लांट का नाम है सटिवा और उसके लीफ से हमें भांग मिलती है, ठीक है? तो भांग नहीं बोलना है, समझ आई? उल्टा सीधा कुछ भी। ये हो मैम। चलो नेक्स्ट इज कोका एल्कोलाइड, हमें याद है कोका कोला से। तो कोका कोला में आपने कभी देखा होगा, वहां पे बॉन्डिंग लिखी होती है, इट कंटेन्स कैफीन। ये हो मैम। फिर हमने क्या किया, ऐसे आंखें बंद करी और बोला पी जाओ, है ना? तो कोका कोला से कोका याद रखना। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट नोन एज एरिथ्रोजाइलम कोका। कोका कोला बहुत जालिम है कि टेस्टी लगता है इसलिए हम पी जाते हैं, है ना? पीना नहीं चाहिए। तो एरिथ्रोजाइलम कोका इज अ प्लांट फ्रॉम विच यू कैन ऑब्टेन अ ड्रग। तो दिस इज द केमिकल एक्चुअली ना, ये केमिकल का नाम लिखिए हमने ऊपर। तो कोका एल्कोलाइड हमें इससे मिलता है। बेटा माइक बंद कर दे या तू पढ़ा ले, क्यों तुम्हारी क्लास में हमेशा मेरा लहू पीते हो? मुझे डबल डबल आवाज सुनती है तो पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है। अच्छा लगेगा एक बच्चे का नाम लेके मैं बोलूँ कि माइक बंद कर दे, है? मत क्या करो ऐसे हर क्लास में, कभी एक क्लास तो दे दो मुझे जिसमें ना करो तुम ये। देखो इससे क्या मिलता है आपको, इससे आपको मिलते हैं सीसे कोका एल्कोलॉइड, सीसे कोकेन, वो है क्रैक, कोक, कोई भी वर्ड बोल सकते हो उसको, ठीक है? कोकेन मिलती है। अब कोकेन की खासियत क्या है कि कोकेन खाने के बाद इंसान को होती है अत्यंत खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम हैप्पीनेस। नो एवरीथिंग एनीथिंग विच इज एक्सट्रीम वो खतरनाक है, एक्सट्रीम वर्ड ही डेंजरस है। तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है और इस फीलिंग को हम कहते हैं यूफोरिया। तो आपसे नीट ऐसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूफोरिया। अब तुम सोचोगे ये तो सिलेबस में कराया नहीं मैडम ने, है ना? मैडम भी ऐसे फेल हो गई, ये मैंने लिखवा दिया है यूफोरिया, ठीक है? तो PYQ लगाओगे तो वहां ये वर्ड मिल जाएगा। सो एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज यूफोरिया, ये कराता है कोकेन। तो अब हम समझते हैं कि कोकेन ने ऐसा क्या किया कि अत्यंत खुशी हुई, समझे? यो यो ये हो मैम। तो ये लड़कों की आवाज को क्या हो गया, तुम मरी मरी क्यों हो गई? ये हो मैम। एक ही लड़का, बाकी कहाँ गए हमारी क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे? यो मैम। ये दो ही बच्चे हैं, बाकी कहाँ गए? यो मैम। धीरे धीरे बोल रहे हैं, एक धीरे धीरे ऐसे ना सब बैठे हैं गुटका जवार से, धीरे धीरे थूक रहे, थूक यो मैम, यो मैम। चलो देखो नॉर्मल कंडीशन है, हम एग्जांपल लेते हैं हर्ष का, क्योंकि हर्ष ने जीता है अवार्ड, है ना? तो हमारा हर्ष है ये, हर्ष को अवार्ड मिला। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हर्ष को अवार्ड मिला उसको होगी खुशी। खुशी क्यों होगी? क्योंकि उसके दिमाग में जो न्यूरॉन थे ना, न्यूरोसिक्रीटरी न्यूरॉन्स, न्यूरोसिक्रीटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं, बढ़िया से केमिकल, तो उसके न्यूरॉन ने सिक्रीट कर दिया डोपामीन। डोपामीन इज ए केमिकल जो करता है हमें खुशी। तो जो हमारा हर्ष था वो हो गया हैप्पी, हैप्पी यूफोरिया हो गया, उसको बहुत ज्यादा खुशी होगी, हाय हाय मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, जरा हाय राम इतनी खुशी, ठीक है? लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसकी खुशी नॉर्मल हो गई, अब वो बैठा है आराम से, अब वो फोकस कर रहा है कि स्कूल के फंक्शन में समोसे भी मिलने मुफ्त के, और अपने पास तो ट्रॉफी भी है, तो अपने को क्या हो सकता है एक एक्स्ट्रा समोसा मिल जाए, है ना? तो अब उसका फोकस कहीं और चला गया, तो उसकी खुशी नॉर्मल होगी। तो ये हुआ कैसे कि जब उसको खुशी हुई थी ना, एक्चुअली क्या हुआ था, नॉर्मल कंडीशन में जब न्यूरॉन्स आपके डोपामिन सिक्रीट करते हैं तो आपको होती है खुशी, तो उसको खुशी हुई थी उसके डोपामिन की वजह से। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो डोपामिन है वो यहाँ पे इसको खुशी देने के बाद वापस ही न्यूरॉन में चला गया। तो जो केमिकल्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं,
वो अपने आप को रिसाइकल कर लेते हैं। तो जिस न्यूरॉन ने इसको सिक्रीट किया था ना, बाद में उसी न्यूरॉन ने इसको वापस भी ले लिया अपने पास। कह रहे कि हर्ष अब नेक्स्ट अवार्ड में खुश होंगे। ठीक है, तो डोपामिन वापस चला गया। जैसे सिस्टम से डोपामिन वापस चला गया, इसको नॉर्मल सा फील हो रहा है। ऐसे नहीं सैड फील होने लग गया, बस नॉर्मल फील हो रहा है। सो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है हर्ष, समझ आया? यो मैम। अब अगला बच्चा हमारे पास हर्षवर्धन। हर्षवर्धन थोड़ा अलग किस्म का मनुष्य निकला। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने कोकेन ले ली। ठीक है, अवार्ड अनाउंस होने से पहले। तो हर्षवर्धन जी ने कोकेन ले ली। अब जब अवार्ड अनाउंस हुआ तो उसके दिमाग में भी डोपामिन रिलीज हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो डोपामिन नॉर्मली रिलीज हो गया न्यूरॉन से। ठीक है, लेकिन डोपामिन रिलीज तो हुआ, अब उसको वापस अपने एक्सॉन टर्मिनल से अंदर जाना था ना, इन्हीं से वापस भी जाना था। देखो ये एक्सॉन है, ये इसके एक्सॉन टर्मिनल है, ये वाले एक्सॉन टर्मिनल, यहीं से इसको वापस भी जाना था डोपामिन को थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब उसने कोकेन लिया ना, तो जो कोकेन है ना, उसके रिसेप्टर जाके बैठ जाते हैं यहाँ पर वापस जाने वाले रास्ते पे। तो जब वापस जाने वाले रास्ते पे रिसेप्टर आके बैठ गए, तो क्या अब डोपामिन वापस जा पाएगा अपनी जगह पे? नो मैम। नो मैम। हाँ। तो कोकेन लेने के बाद हर्षवर्धन को अवार्ड लेने के बाद 2 घंटे बाद भी बहुत खुशी हो रही है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, गले मिल रहा है सबसे, अरे मुझे अवार्ड मिल गया, बहुत मैं पागल हो गया। तो कोकेन बाइंड टू द डोपामिन ट्रांसपोर्टर, जो डोपामिन को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, उससे कोकेन जाके बाइंड कर जाता है, इसलिए इंसान को एक्सट्रीम हैप्पीनेस रहती है। ठीक है, सो एक्सट्रीम हैप्पीनेस रहने की वजह से ना उसको देखो, हैप्पीनेस एक टाइम तक ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे इमोशन फील होने जरूरी है। तो जब तक डोपामिन मीडियम में रहेगा, उसको एक्सट्रीम हैप्पीनेस रहेगी। फिर एक टाइम आएगा जब कोकेन का इफेक्ट हटेगा, ये रिसेप्टर हट जाएंगे, कोकेन डोपामिन वापस चला जाएगा, तो उसको नॉर्मल फील होगा। अब अगर उसको अगली बार खुश होना है ना, हर्ष तो हमारा ऐसे ही खुश हो जाएगा, कोई छोटी छोटी चीज होगी, जैसे उसकी हमने बोला कि तूने बहुत अच्छा किया, उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो जाएगा, उसको इतने से खुशी होगी। लेकिन हर्षवर्धन को इस चीज से खुशी नहीं होगी, पता है क्यों? क्योंकि इतने से डोपामिन का जो उसके दिमाग में 10-15 मिनट रह रहा है, उसको मजा नहीं आता। उसको तो आदत है ना 3-4 घंटे रहने की। तो ऐसी कंडीशन में अब हर्षवर्धन को खुशी फील नहीं होगी, अब उसको कोकेन चाहिए होगा, वो दोबारा कोकेन लेगा तभी उसको ढंग से खुशी फील होगी। तो कोकेन क्या करता है, डोपामिन के जो रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड कर जाता है, इस वजह से डोपामिन वापस अंदर नहीं जा पाते, और डोपामिन ज्यादा टाइम तक बाहर रहते हैं, इसलिए एक्सट्रीम हैप्पीनेस कॉज करता है। ठीक है, समझ आया? कैसे कैसे ले सकते हैं? इनहेल कर लो इसको, इंजेक्शन में ले लो, ये खा लो, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। और एक्सेस डोज में हेलुसिनेशन भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि हर्षवर्धन ने ज्यादा डोजेस ले लिए, तो उसको हेलुसिनेशन होने लग जाएगा, 1 का 2 दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो उसको देख के लगेगा मेरे को 3-4 अवार्ड मिले हैं, मिला एक ही था। ओके, यो मैम। ठीक है। अब हेलुसिनोजेंस में क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली हेलुसिनोजेंस। तो कोका एल्कोलॉइड का पार्ट पीछे खत्म हो गया। अब हेलुसिनोजेंस वो होते हैं जो हेलुसिनेशन करते हैं। बेटा हेलुसिनेशन होती क्या है? जिसमें एक होता का ही दो नहीं है वो, दिख- होता है। हाँ, जो होता नहीं है वो दिखाई देता है, 1 का 2 दिखने लग जाता है ना। तो कुछ है जिन प्लांट से ऐसे केमिकल मिलते हैं जिससे आपको हेलुसिनेशन होती है, इनसे क्वेश्चन आता है। आपने कल हम जब क्वेश्चन लगा रहे थे परसों, तब भी आपने देखा था क्वेश्चंस। अब आपको समझ आएंगे। ये देखो, धतूरा एक केमिकल है। धतूरा हमें जो केमिकल है वो मिलता है हमें प्लांट से, जिसका नाम है धतूरा स्टेमिनियम। देखो, धतूरा से धतूरा याद रह जाएगा, है ना। अब धतूरा जो केमिकल है वो इस प्लांट से मिलता है, तो दिस इज अ प्लांट नेम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मुझे लगता है ये कंफ्यूजन होगी। ये प्लांट है, ये अपना केमिकल है। केमिकल ऑब्टेन किससे किया? इसी प्लांट के सीड से। तो धतूरा स्टेमिनम से हम सीड लेते हैं और उससे धतूरा केमिकल निकाल लेते हैं, और उसको कंज्यूम करने से हेलुसिनेशन होती है। ठीक है, सेकेंड इज एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोमा से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या करता है? एट्रोपिन हेलुसिनेशन भी करता है और वो डायलेट कर देता है प्यूपिल को। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डायलेट का मतलब क्या है? खोल देगा प्यूपिल को या कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, छोटू कर देगा? आंखों, प्यूपिल पता है ना तुम्हें? यो मैम। यो आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं था। ये रहा प्यूपिल, नॉर्मल कंडीशन है। धतूरा दो इसको, इसका प्यूपिल होगा बड़ा, डायलेट कर दिया। ठीक है, तो हम कहते हैं ना किसी को ड्रग्स हो तो उसकी आंखें देख के, उसकी चाल ढाल देख के पता चल जाता है कि बंदा ठीक नहीं है हालत में। तो आइज देख के पता चल जाएगा कि किसी ने एट्रोपिन केमिकल लिया है। तो दिस इज ऑल्सो हेलुसिनेटिंग, हेलुसिनेशन करता है ये। ठीक है, जब तुम रोशनी से अंधेरे में जाते हो तो क्या होता है? डायलेट होती है प्यूपिल या कॉन्स्ट्रिक्ट? डायलेक्ट मैम डायलेट होती है।
जब आप अंधेरे लाइट से अंधेरे में जाओगे तो डायलेट होगी, ताकि अंधेरे में जितनी भी रोशनी है वो तुम्हें कहीं से मिल जाए और तुम्हें चीजें दिखें, इसलिए थोड़ी देर के बाद चीजें दिखने लग जाती है। सबसे पोटेंट हेलुसिजन कौन सा होता है ये पूछा जाता है। तो हेलुसिनेशन जो करता है सबसे ज्यादा पोटेंट, मतलब सबसे बढ़िया वाला, दैट इज एक्चुअली LCD, lysergic acid डाइथलमाइड। दिस इज द मोस्ट पोटेंट हेलुसिनोजन। ये आपको मिलता है फंगस से। अभी तक मैंने हर जगह प्लांट पढ़ाया, मैं तुम्हें पहली बार फंगस पढ़ा रही हूँ, तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने फंगस भी नहीं छोड़ा नशों के लिए, लोग फंगस भी यूज कर लेते हैं। क्लेविसिस परप्यूरा, तो क्लेविसिस परप्यूरा से ये केमिकल निकाल लेते हैं जिसका नाम है LCD, और ये सबसे पोटेंट हेलुसिनोजन होता है। ठीक है जी। Yo-yo ma'am. यो मैम। विच यू हैव टू लर्न, तो तुमको याद ही करनी पड़ेगी, पर इससे क्वेश्चन आता है, राइट। नेक्स्ट अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करा देती हूँ, ठीक है। हमने ड्रग्स करी, ड्रग्स में सबसे पहले हमने पढ़े थे ओपियोइड्स। ओपियोइड्स करते क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं, बेसिकली काम कर देते हैं, और पेन किलर की तरह भी कुछ काम कर लेते हैं, है ना, पेन किलर की तरह जैसे मॉर्फिन काम करता था। सेकंड हम स्टिमुलेंट के बारे में बात करते हैं, जो हमने करे थे कोका एल्कलॉइड्स, याद है आपको। वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम खुशी देते हैं ना, तो वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट करते हैं। तो स्टिमुलेंट्स के अंदर आप एक एग्जांपल पढ़ते हो, कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो माइल्ड होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग है वो आपने कोका एल्कलॉइड पढ़ लिया यहाँ पर, कोका एल्कलॉइड, ठीक है। जैसे कोकेन, कोकेन इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट ना, वो बहुत ज्यादा खुशी देता है, तो दिस इज अ कोकेन। अब एक माइल्ड स्टिमुलेंट भी होता है जो आप अपने घरों में यूज करते हो, दैट इज चाय। चाय से क्या होती है, एक्टिवनेस आ जाती है ना। कॉफी से क्या होती है, एक्टिवनेस आ जाती है ना। Yo-yo और ma'am. अगर ये ना पिए, जैसे रोज पीते हैं, ना पिए तो सिर में दर्द होता है, यो मैम। क्योंकि इसके रिसेप्टर्स ना, ब्रेन में इसको जो रिसेप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो मांगते हैं चाय दो, अदरवाइज वो रिसेप्टर दिक्कत देने लग जाते हैं, तो वो रिसेप्टर्स की डिमांड होती है। पर अगर आप पीना बंद कर दोगे ना, तो रिसेप्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चाय कॉफी के केस में। कोकेन के केस में आपको मेडिकल हेल्प चाहिए होगी, कि आप एकदम से ना नशा छोड़ नहीं सकते, उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन चाय कॉफी छोड़ सकते हो, थोड़े दिन सर में दर्द होगा, बट फिर आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। हेलुसिनोजेंस हमने पीछे पढ़े, हेलुसिनोजेंस में मुझे वो वाला एग्जांपल बताओ जो फंगस से मिलता है। LCD. LCD, फंगस का नाम Cannabis. क्लेविसेप परप्यूरा, राइट। नेक्स्ट इज सिडेटिव। सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, जो आपको नींद दिलाते हैं। बेटा सिडेटिव्स में तो आप कहते हो जब वो भी होते हैं, सर्जरी होनी होती है तब भी सिडेटिव्स दिए जाते हैं, नींद नहीं आ जाए, है ना। कोल्ड होता है तब भी दवाइयों में सिडेटिव्स होते हैं। इसलिए आपने देखा है कि आपने सुना होगा कि जो कफ सिरप होता है, लोग उसको ड्रग की तरह भी यूज करते हैं, पता है। तो जो केमिस्ट होते हैं वो ड्रग, कफ सिरप टेक्निकली उनको किसी को ऐसे देना नहीं चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि उसमें सिडेटिव्स होते हैं नींद दिलाने के लिए, तो लोग इसको भी एज ए ड्रग यूज करते हैं। इसके अलावा होते हैं ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर आपने कभी डिस्कवरी में देखा है, वो ऐसे एक तीर सा मारते हैं या फिर कोई डार्ट मारते यो हैं मैम। एनिमल को स्लीप करने के लिए, है ना। तो ट्रैंकुलाइजर क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कर देते हैं। तो शेर को अगर इलाज करना है शेर का, तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि अनुराधा बोले अरे मैं जाके शेर को बोलूंगी तेरे पैर में चोट लगी है, मैं तेरे को पट्टी बांधू। शेर का पहले इधर आ, तेरी मैं 2-3 हड्डियां तोड़ू, है ना। तो हम क्या करते हैं, ट्रैंकुलाइजर देते हैं उनको, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कर देगा, डिप्रेस कर देगा, तो वो नींद में चले जाते हैं, लेकिन वो होश में भी आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है जी। Yo-yo ma'am. Yes ma'am. तुम में से कोई है जिसको वेटनरी डॉक्टर बनना है, कौन है बेटा, नाम बता दे। है कोई जिसको वेटनरी में इंटरेस्ट है। मैम पीछे वाली स्लाइड दिखाओ एक बार। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मैं कैसे बोलूं, मैं तो क्या मैं तो, नहीं है इंटरेस्ट, नो मैम। हाँ तो बोल देना नहीं है। और किसी को है, नो मैम। No नहीं, ma'am. नो मैम। दैट्स वेरी सैड, No ma'am. दैट्स वेरी। ma'am. यो कौन है, वही तो पूछ रही हूँ मैं, ये यो वाली कौन है। Shalini. एलिनी, नाइस। शालिनी, नाइस शालिनी, कूल। मुझे भी वेटनरी इंटरेस्टिंग लगता है, हम दोस्त हो सकते हैं। क्लास के बाद मिलना, मोमोज खाने चलेंगे, ठीक है। Okay ma'am. ओके, रहती कहाँ हो तुम। बता ही नहीं रही, कह रही बिल मुझसे Ma'am भरवाएंगे। night.
हाँ, सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा रहती कहाँ हो तुम? डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी? Yeah. जहाँ तक मुझे पता है काफी बड़ी जगह है ये। हाँ। उसमें कहाँ रहती है बेटा? कोई बात नहीं, सब नहीं आवाज आ रही मुझे यार इसकी। चलो कोई बात नहीं, चलिए। हो गया, कर दो आगे। हाँ मैं समझ गई थी। आइए अब हम चलते हैं आज। ओहो खो गया, आ गया। चलो आज हम करते हैं आगे का पार्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमें आज क्या पढ़ना है? देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमें करनी है बैक्टीरियल डिजीजेस। एनसीईआरटी में बहुत का नाम मेंशन है, उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, तो पढ़ाने वाले मैं पढ़ाऊंगी। तो बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगस एक डिजीज होती है वो पढ़नी है। हेलमिंथ की आपको 2 डिजीज पढ़नी है। प्रोटोजोन की हम कल पढ़ पाएंगे, आज नहीं हो पाएगा। वायरल डिजीज में आपने एचआईवी तो पढ़ ही रखा है, राइट? एचआईवी एड्स। तो हमें बैक्टीरियल एंड हेलमिंथ डिजीजेस पे है जो ज्यादा फोकस करना है, ठीक है जी। उससे पहले आपको एक बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। सो टेल मी, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस? Which can be spread from one person इन्फेक्शियस to मतलब another. कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल का क्या मतलब है? पीछे उसने सही बोला फैल था। सकती है, मतलब एक इंसान से दूसरे में। Spread हो हाँ सकती है। यस यस करेक्ट, विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सही बोला उसने, स्प्रेड हो सकती है वन टू अनदर, राइट? तो वन पर्सन टू अनदर, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ इसका। Common cold. एंड फीवर। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड। फीवर एक दूसरे से फैलता है? हैं? तेरे को मैं हाथ लगाऊं तो फीवर हो जाएगा? कोरोना वायरस। कोविड, हाँ कोविड फैलता है, कॉमन कोल्ड फैलता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस का दूसरा नाम है नॉन कम्युनिकेबल, है ना? अब नॉन कम्युनिकेबल में जो डिजीज आ जाएगी जो नहीं फैलती एक दूसरे से, ऐसे जैसे कि कैंसर। फीवर। कैंसर। कैंसर। ये देखो फीवर, फीवर फीवर इज नॉट ए डिजीज। चुप करो सारे। फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट्स अ सिम्टम ऑफ ए डिजीज। समझे? वो बीमारी नहीं है, बीमारी से पैदा होने वाला सिम्टम है। वो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज में हो सकता है। कोविड होने वाले को भी फीवर हो सकता है, कैंसर होने वाले को भी फीवर हो सकता है ना। तो फीवर डिजीज थोड़ी है। तुम भी कार्टून हो। डायबिटीज। आइए, पैथोजन जो डिजीज कॉज करता है। एंटीजन वो चीज जो हमारे शरीर में जाके इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर दे। कोई भी पैथोजन अंदर जाके जब इम्यून रिस्पॉन्स को जगाता है कि ये भाई मैं आया, मेरे को मार मेरे को मार, वो एंटीजन है, ठीक है जी। ये मैम। चलो ना, एनसीईआरटी में खोलो ये बुक और चैप्टर खोलो। मुझे ये पैरा बताओ कौन से पेज नंबर पे है? प्लीज चैप्टर स्लाइड हेल्थ। कर दो। 146. 130। मैम 146। 130 146, ठीक है। यहाँ पर आपको पैरा दिख रहा है हेल्थ। मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो आप वहां पे फंस जाओगे, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, राइट? इसे अंडरलाइन करो 1 मिनट। और क्या डाउट है बेटा? मैम आप पिछली वाली स्लाइड कर दो। एक बात बता, क्लास के बाद स्लाइड भेजती तो हूँ मैं, तो स्क्रीनशॉट क्यों लेती है? जल्दी बता। मैम साथ साथ में लिख के हो जाता है वो। तो बेटा स्क्रीनशॉट भी तो तू बाद में लेगी क्लास के। नो मैम मैंने स्क्रीनशॉट ही ले गया था। मैं वही तो कह रही हूँ कि स्क्रीनशॉट तो तू बाद में देख पाएगी क्लास के, तो मैं स्लाइड भी भेज दूंगी तो स्लाइड से क्यों नहीं देख लेती? मैम मुझे साथ साथ में लिखना होता है और मैं थोड़ा सा रह गया था। अच्छा साथ साथ में लिख रही थी, ओके ओके ठीक है, ऑल राइट। सो एनसीईआरटी की लाइन देखो, हेल्थ का क्या मतलब है। देखो किसी की भी हेल्थ की बात करते हैं या हम उसको हेल्दी बोलते हैं, तो हम कब बोलेंगे कि हमारा सूर्यांश आया आज? कौन आया क्लास में? हर्ष। हर्ष तो आ गया था। उसके अलावा और एग्जाम्पल बताओ। राशि। राशि ये ले यार, छोटी बना देते हैं हम, बढ़िया। वैसे कोई कट भी हो सकता है, इसमें क्या है। तो राशि हमारी ये रही। अब हमारे राशि हेल्दी है। मैं कैसे कहूंगी राशि हेल्दी है? क्योंकि वो हेल्दी खाना खाती है, ठीक है। तो वो फिजिकली फिट है ना? घुसा मार देगी को तंग करेगा तो मजे से, या स्ट्रांग है। मेंटली या सोशली। या नहीं, यस एंड याद लगाना है, और नहीं, ऑप्शन नहीं है।
उसको मेंटली भी फिट होना है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, वो ऐसे कोई परेशान नहीं है, क्लीन है वो माइंड में, राइट। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती रहती है पर ऐसी कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, ठीक है। एंड सोशली मतलब वो सोशली इंटरेक्ट कर सकती है। मैंने पूछा नाम बताओ तो राशि बोल पाई, नॉर्मली लोगों से इंटरेक्ट कर लेती है, ऐसा नहीं है बहुत टॉकटेटिव हो, लोग रिजर्व भी होते हैं ना, लेकिन जहाँ उसको जरूरत है वहाँ वो बोल सकती है। तो फिजिकली मेंटली सोशली बढ़िया है वो, तब मैं कहूंगी कि अपनी राशि हेल्दी है। तो अपनी राशि तो हेल्दी है, बस अपनी राशि क्लास नहीं ज्वाइन कर पाती है। क्लास से पहले इसका फोन आता है, मैम मैं कहा ये फिर नहीं आई, है ना राशि, बस इंटरनल स्टेबिलिटी खराब है हमारी। मतलब मैम अगर कोई डिप्रेस्ड है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्दी नहीं है। नहीं, टेक्निकली वो हेल्दी नहीं है। अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ ना तुम्हें, दैट्स नॉट हेल्दी। हेल्दी इज नॉट आप देखने में हेल्दी लग रहे हो कि क्या हेल्दी खा रहे हो, या कोई कहते कोई पतला है वो हेल्दी हो गया, ऐसा नहीं होता। फिजिकली फिट तो ठीक है, वो एक एक्सपेक्ट है, लेकिन मेंटली भी होना चाहिए। कोई इंसान डिप्रेस है वो हेल्दी कैसे हुआ? उसको मदद की जरूरत है यार, उसको हेल्प चाहिए। सोशली वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, डेफिनेटली मेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ, सो वो भी दैट इज आल्सो नॉट हेल्दी ना। सो उसको मदद की मैम जरूरत है। इमोशनली भी ऐड कर सकती है इसमें। इमोशनली भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सोशल वेलबिंग में वो इमोशन ऐड कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ये 3 वर्ड मेंशन करती है ना, तो हम इसी पे स्टिक करेंगे। अगर तू बड़े पर्सपेक्टिव में बोल रहा है तो वो सोशली इमोशनली भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि मेंटल की बात करें उसमें भी इमोशंस तो ऐड हो जाते हैं ना। तो जो इमोशनली स्टेबल है वही मेंटली स्टेबल भी होगा देखा जाए तो। अब इमोशनली स्टेबल का ये मतलब नहीं है कि रोते नहीं है, रोना इज पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज फाइन। इमोशनली स्टेबल है मतलब गुस्से के टाइम गुस्सा आ रहा है, हंसी के टाइम हंसी आ रही है, दैट इज अ नॉर्मल स्टेबल कंडीशन। टीचर कुछ पढ़ा रहा है तब हंसी आ रही है, वो भी नॉर्मल है, होता है सबके साथ, इट्स ओके, राइट। लेकिन इमोशनली अनस्टेबल इज लाइक कि सब सही चल रहा है लेकिन सडनली रोने का मन कर रहा है और रोते ही चले जा रहा है, दैट इज समथिंग इमोशनली नॉट स्टेबल, है ना। तो फिजिकल मेंटल एंड सोशली जो वेल है उसको हम हेल्दी कहते हैं, ये एनसीईआरटी कहती है। इसके आगे और वर्ड्स ऐड कर सकते हो, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से आपको ये 3 ही याद रखने हैं, ठीक है। यो मैम। हाँ, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत है, बहुत बढ़िया है साइंस तो। आगे चलते हैं। अब हम इन्फेक्शंस की बात करेंगे, उससे पहले 2 टर्म्स हमें और करनी है। एक तो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस अपन समझ गए। अब एक क्रॉनिक एक्यूट डिजीज क्या होती है, फर्क क्या है? अरे अरे अरे, मैम लिखा हुआ तो है आपने। बता देना फिर समझा दे। क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती हाँ मतलब पता नहीं है, बस देख के बता रहा है। मैम जैसे टीबी, हाँ, टीबी इज क्रॉनिक और एक्यूट? कोरोनिक। क्रॉनिक, हाँ, क्या हुआ उसमें ऐसा? मैम वो काफी टाइम बाद काफी टाइम बाद डिटेक्ट होती है और लंबे समय तक रहती है। हाँ, डिटेक्ट का नहीं है ऐसा। क्रॉनिक डिजीजेस जो लॉन्ग टर्म तक डिजीज रहती है, ठीक है, स्टेज इन बॉडी, लॉन्ग टर्म एक डिजीज रहती है उसको कहते हैं क्रॉनिक। ऐसा नहीं है कि डिटेक्ट देर से हो, ठीक है। और जब वो क्योर हो जाती है, व्हेन क्योर, बेटा माइक बंद कर ले, व्हेन क्योर इट लीव्स साइड इफेक्ट, ठीक है। जिसका ठीक भी हो जाएगी ना डिजीज, कोई ना कोई बॉडी में साइड इफेक्ट रह जाते हैं, जैसे वीकनेस रह जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग इश्यूज रह जाते हैं, जिनका टीबी ठीक होता है तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट वो छोड़ जाती है पीछे, उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। जैसे कैंसर ठीक भी हो जाए तब भी वो इंसान को अंदर से कम इम्यून कर जाता है ना, इम्यूनिटी को डिक्रीज कर जाता है, कुछ ऑर्गन्स को डैमेज कर जाता है, राइट, बॉडी को डिस्टर्ब कर जाता है, तो इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। ठीक होना ना होना इज नॉट द पार्ट, थिंग इज क्रॉनिक डिजीज वो जो समय तक रहती है, लंबे समय तक रहती है और साइड इफेक्ट छोड़ के जाती है। एक्यूट डिजीज जो शॉर्ट टाइम तक रहती है इन बॉडी, राइट, लाइक कॉमन कोल्ड, और जब वो ठीक हो जाती है, व्हेन क्योर डज नॉट लीव एनी साइड इफेक्ट्स। जैसे कॉमन कोल्ड अगर आपका ठीक हो गया, आपको कोई साइड इफेक्ट रह जाता है उसका? नो सही हो जाता है नो ना। मैम। लेकिन जब कोविड था, कोविड जब लोगों का ठीक हुआ उसके बाद भी साइड इफेक्ट्स रह गए। जैसे मेरा ठीक हुआ तो मेरे को सेंस ऑफ स्मेल अच्छी नहीं है, तो गैस भी लीक हो रहा होता है, मुझे स्मेल नहीं आती अंटिल बहुत ज्यादा लीक हो जाए, मुझे सेंस ऑफ स्मेल अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो वो क्रॉनिक डिजीज थी कोविड, इसलिए मुझे उसका इफेक्ट रह गया, है ना। उसी तरह काफी लोगों को बैक एक की प्रॉब्लम अभी भी है, लोगों को जिनको कोविड था तो बैक एक की प्रॉब्लम रह गई, राइट। तो क्रॉनिक एंड एक्यूट का ये फर्क होता है, क्लियर है सबको? यो मैम। अस्थमा हो सकता है क्रॉनिक डिजीज का एग्जांपल? बोल बेटा। मैम अस्थमा हो सकता है क्रॉनिक डिजीज का एग्जांपल? हाँ, एस्थमा नहीं होता है, एजमा होता है, ठीक है, टी साइलेंट है। मैम हाँ, क्रॉनिक है बेटा, बिल्कुल क्रॉनिक है। एजमा तो कितने टाइम तक रहता है?
बिल्कुल एजमा इज क्रॉनिक। हाँ बोलो राशि। मैंने पूछ लिया मैम। पूछ लिए तो हाथ क्यों खड़े करे थे? इधर आओ, आ जाओ। तो बैक्टीरियल डिजीजेस में ये सारी एनसीईआरटी में मेंशन है। आपको होमवर्क है ये डिजीज लिख कर आना। लिखनी कैसे है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी, वैसे नहीं लिखनी है लंबी लंबी थ्योरी, मैं नहीं चेक करूंगी, उसकी जरूरत नहीं है ना। इसलिए हम करेंगे टाइफाइड और निमोनिया, क्योंकि ये डिस्कस है एनसीईआरटी में, ठीक है। बाकी सबका कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में 11th 12th में मेंशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ते टाइफाइड। सो व्हाट इज अ टाइफाइड? देखो टाइफाइड इज आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। अब मेरे को बताओ, आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यो मैम। उसमें टर्म आती थी सकस इंटेरिकस, सुने? यो मैम। यो मैम। तो क्या था ये? इट इज अ सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन खाने के ऊपर लास्ट में सिक्रीशन करता है ना, केमिकल छोड़ता है खाने को पचाने के लिए, फाइनल डाइजेशन के लिए, उसको सकस इंटेरिकस कहते थे, ठीक है। तो इंटेरिकस और एंटर ये जो वर्ड है ना, ये रिलेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो देखो टाइफाइड इज आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर, दैट मीन इट हैज समथिंग टू डू विद स्मॉल इंटेस्टाइन ना। यो मैम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका लेना देना है, तो मुझे नाम से पता चल गया। पहले तो नाम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे एक एक लाइन से, ठीक है कृति। अब देखो चार्ट आपने ऐसे बनाना है डिजीज का। फॉर एग्जांपल आपको चार्ट बनाना है कॉलेरा का, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे उसको कॉजेटिव एजेंट, सीए लिख लो। कॉजेटिव एजेंट, उसको बीमारी कौन करता है, तो ये नहीं लिखा इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, इट इसका कोई काम नहीं है, सीधा लिखो सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो कॉलेरा का आप लिखोगे कि उसको डिजीज कर दिया, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक इंसान से दूसरे में कैसे फैला, वो यहाँ मेंशन करोगे। फीको ओरल मैटर सीधा लिखा है ना, ऐसा तो नहीं लिखा ना इट इज स्प्रेड बाय फीसिस टू ओरल, तो लंबी इंग्लिश नहीं लिखनी। सिम्टम सीधे लिखो, हेडेक, पेन, जो भी है वो सिम्टम यहाँ पे सीधे लिखने हैं। तो आपको इन डिजीजेस के ऐसे ही चार्ट बनाने हैं, समझ आई? यो मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, तो कॉजेटिव एजेंट जो होता है टाइफाइड का, विच इज एंटेरिक फीवर, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। इट्स अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। ये तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग मैंने तो नहीं तुम्हें पढ़ाई, 11th में पढ़ी थी आप लोगों ने, यो ठीक है। मैम। सो दिस इज अ नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। नाउ ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी बड़ी बढ़िया से पड़ी थी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें खाली, और इसकी दीवारें खाली तो उसमें कर दिया इसने छेद, छेद मीन पोर्स। सो व्हाट इट डू इज इट कॉज स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन, परफोरेशन मतलब उसमें छोटे छोटे छेद कर देता है। अब बेटा छोटे छोटे छेद कर देगा तो दिक्कत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो खाना जाना था फीसिस बनने के लिए, वो तो हो नहीं पाएगा। तो खाना सही से आगे जा नहीं पाएगा, तो इंसान को क्या दिखने लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन है जब फीसिस सही से पास ना हो पाए, पेनफुल हो जाए, ठीक है। तो इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो कैसे पता चलता है डॉक्टर को, जब वो देखता है कि पेशेंट में सस्टेन्ड हाई फीवर है। जैसे नॉर्मल पेशेंट का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, और उससे 30 to 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर आ रहा है, सस्टेन्ड पूरा दिन इतना टेम्परेचर ऊपर आ रहा है, तो सस्टेन फीवर जब दिखता है तो शक हो जाता है कि भाई इसको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब है कि फैलता कैसे है, फैलेगा कैसे, बहुत सिंपल है। किसी इंसान को टाइफाइड हुआ है तो इन्फेक्शन कहाँ पर होगा, बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा आपको, स्टमक में नहीं मिलेगा, पेट में नहीं मिलेगा, बड़े पागल हो। पेट क्या होता है, पेट इज ए लूट स्टमक, वो स्टमक इंटेस्टाइन दोनों को पेट बोल देते हैं। स्टमक होता है टेक्निकली पेट, अगर देखा जाए तो स्टमक में थोड़ी मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, ठीक है, उससे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और करते कराते फीसिस में बाहर आ जाएगा। तो अगर ये इसके फीसिस है तो फीसिस के साथ बैक्टीरिया के पार्टिकल भी आ गए, माइक्रोस्कोपी का तुम्हें दिखेंगे तो है नहीं। अभी फीसिस मान लो ओपन में इसने फीसिस रिलीज करी है, ठीक है, सही से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो इसके ऊपर फ्लाइज तो घूमेगी ना, तो हाउस फ्लाइज इसके ऊपर घूमेगी, अपने पंखों पे और अपने पैरों पे इसको लगा लेगी, बैक्टीरिया को लग ही जाएंगे। अब अगर तुम कुछ खा रहे हो, नॉर्मली खड़े होकर खा रहे हो, उसके ऊपर मक्खी आ गई, हम कहते हैं ना मक्खी नहीं बैठनी चाहिए खाने पे, सही बोलते हैं। ये समोसे बड़े हैं, देखो मक्खी आके यहाँ बैठ गई, तो उसने क्या छोड़ दिया यहाँ पे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, हाँ ठीक है। तो बैक्टीरिया अब इसको जो भी खाएगा उसके मुंह में चला गया, खा रहा बैक्टीरिया, उसको भी इन्फेक्शन हो गया। तो देखो फीसिस से गया तो फीको,
मुंह के रास्ते चला गया ना, फीसिस से मुंह के रास्ते, तो ओरल रूट। तो फीसिस से इंसान के मुंह तक गया तो दिस इज नोन एज फीको ओरल रूट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फीको ओरल रूट। क्लियर है? तो अगर मैं और बोल सकती हूँ, गंदे पानी से और गंदे खाने से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर? यो मैम। अब क्वेश्चन आता है जो बार बार पूछते हैं कि इसको आप डायग्नोस कैसे करोगे। मेरे आप डॉक्टर हो, आपने देखा पेशेंट को कि यार इसको सस्टेन फीवर रहता है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही आता है टेम्परेचर। कॉन्स्टिपेशन की बात भी कह रहा है, पेट में दर्द भी लग रहा है इसको। पेट में दर्द तो स्टमक इंटेस्टाइन एक ही लगती है हमें, छुओगे तो तुम टेक्निकली अपने स्टमक इंटेस्टाइन को छू रहे हो। तो हम सोचते हैं कि यार वैसे भी लग तो रहा है सस्टेन हाई फीवर है, लेट्स गिव इट अ टेस्ट। इसको विडाल टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड सैंपल लेंगे उसका, और ब्लड सैंपल में हम देखेंगे एंटीजन या एंटीबॉडी बैक्टीरिया के खिलाफ। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। हम एंटीबॉडी स्टडी करेंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है, सो दैट मींस इसको टाइफाइड है। ठीक है, उसकी डिटेल में नहीं जाना, टेस्टिंग कैसे करनी है। आपको क्वेश्चन आएगा टेस्ट कौन सा होता है। सो टेस्ट इज अ विडाल टेस्ट फॉर टाइफाइड। निमोनिया के लिए नहीं है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है। ठीक है, तो याद रखना इसके लिए। क्लियर है आपको? यो मैम। इसी के साथ एक केस आता है जिसका नाम है हमारे पास टाइफाइड मैरी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैं चाहती हूँ एक बार आप इसको पढ़ के आओ, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इससे। ठीक है, टाइफाइड मैरी कल आते ही मुझे बताना टाइफाइड मैरी, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ओके, यो मैम। वहाँ लिख लो टाइफाइड मैरी। आते सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट जी, चले आगे। यो मैम। आइए, सो देखो सैल्मोनेला टाइफी ने क्या किया, छोटे छोटे, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है किसी का, इसको इन्फेक्शन हो रखा है। सो दिस इज सैल्मोनेला टाइफी यहाँ पर। और देखो उसने छोटे छोटे छेद दिख रहा है आपको यहाँ पर, यो इंटेस्टाइन में छोटा सा छेद कर दिया ना, ऐसे बहुत सारे छेद कर देगा, परफोरेशंस। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी परफोरेशन हो रखी है। ठीक है जी, यो मैम। नेक्स्ट इज निमोनिया। तो निमोनिया में आपने कभी सुना है किसी को निमोनिया है तो कहते हैं छाती में पानी भर गया है? यो मैम। सुना है ना? तो निमोनिया होती यही डिजीज है, लेकिन निमोनिया होता किससे? इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, वायरल है, बैक्टीरियल है, किसका इन्फेक्शन है? इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। करता कौन है? दो पैथोजन है, इसे ध्यान से सुनना, नीट के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये तो तुम कर लोगे, निमोनिया ही निमोनिया लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये पहचान हो जाएगा। एक और पॉजिटिव एजेंट है विच इज ऑल्सो बैक्टीरिया, इट्स नेम इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सुन के लगता है कि ये इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, पर दैट इज अ वायरस। इन्फ्लुएंजा इज अ डिजीज जो एक वायरस से होती है, एक फ्लू होता है एक तरह से, ठीक, कॉमन कोल्ड की तरह होता है। तो वो इन्फ्लुएंजिया है, ZEA वाला, ये है हमारा इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया का नाम। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज अ बैक्टीरिया का नाम जो निमोनिया कर रहा है। ठीक है, फ्लू वाला नहीं है ये, तो इसको ध्यान से पढ़ना। नीट आपसे ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर निमोनिया, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का नाम होता नहीं। ठीक है जी, अब इसमें होता क्या है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है? फ्रॉम ड्रॉपलेट इफेक्ट। ड्रॉपलेट इफेक्ट वही जैसे कोविड होता था। मान लो ये बैठा है हमारा हर्ष, हर्ष ने से छीका, हर्ष को हो रखा था निमोनिया, हर्ष ने छीका, तो उसने हाथ नहीं रखा आगे, तो जो निमोनिया के पार्टिकल थे, बैक्टीरियल पार्टिकल, वो उसकी छींक के साथ ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चले गए आगे। अब यहाँ पे कौन खड़ा है? राधा खड़ी है। तो राधा बेचारी को पता भी नहीं चला, और राधा के अंदर ड्रॉपलेट पार्टिकल्स आ गए और उसको भी निमोनिया हो गया। सो इट्स स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड स्नीजिंग। ठीक है, छीका आपने तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो दूसरे इंसान को इन्फेक्शन कर देगी। ठीक है, यो मैम। दिस इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है ये। इसका क्या मतलब होता है? देखो, अगर तुमको थोड़ा भी रेस्पिरेशन याद है तो मुझे बताना। अगर ये नोज है तो बाद वाले होल को क्या बुलाते हैं? न्यूस्ट्रेल। नोस्ट्रेल, उसके अंदर जो चेंबर होता है स्पेस, उसे क्या बुलाते हैं? नेजल कैविटी। नेजल चेंबर या नेजल कैविटी, कुछ भी कह लो। फिर ये जाके कॉमन पैसेज में खुलता है फॉर फूड एंड एयर, क्या बुलाते हैं इसे?
हर बच्चे ने गलत बोला है। माइक बंद कर। सब बच्चों का खराब है यार, हद हो गई है तो। भाई देखो, मैम मैंने पेरेंट्स ही बोला था। पेरेंट्स नहीं बोला था, ये सुन गया था मुझे, इतना समझ आई। देखो भाई, नोज से जो जाता है चेम्बर, दैट इज नेजल चेम्बर और नेजल कैविटी, यहाँ जाके खुलता है। आपके माउथ से भी एक जाता है जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। दिस इज ओरल कैविटी, तुम्हारा मुंह, ठीक है। पीछे जाके जहाँ ये खुलता है, ये कॉमन पैसेज है। दिस कॉमन पैसेज इज नोन एज फेरिंग्स। Thanks. आप देखोगे तो जो हवा है वो भी यहाँ से जा रही है और जो खाना है वो भी यहाँ से जा रहा है, इसलिए ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स आगे जाता है, अब यहाँ पे डिवीजन होती दिखेगी, ठीक है। फेरिंग्स एक जगह यहाँ से डिवीजन हो जाएगी, एक पाइप जाएगी पीछे, एक पाइप जो पीछे जा रही है, दिस इज ईसोफेगस। आप इसको छू नहीं सकते हो, अपने गले पे हाथ लगा के देखो, छू नहीं पाओगे। ये पीछे से बैकबोन और आगे से कवर है। आगे से जिस पाइप से ये कवर है ना, दिस इज लैरिंग्स। तो यहाँ से जो जा रही है, दिस इज लैरिंग्स। लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, ला ला ला, लैरिंग्स साउंड बॉक्स है ये। लैरिंग्स आगे जाके आपको खुलता है ट्रैकिया में। तो आप अगर गले को हाथ लगाओगे ना, तो आप ट्रैकिया को छू सकते हो, क्योंकि उसमें ये रिंग्स है। तो गले को छू कर देखो, फ्रंट से आपको रिंग दिखेंगे। तो दिस इज ट्रैकिया। तो इसोफेगस पीछे चला गया, ठीक है। लैरिंग्स और ट्रैकिया आगे आया। ट्रैकिया एक पॉइंट आता है जहाँ पे फिफ्थ थोरेसिक रिब होती है ना, सॉरी थोरेसिक जो आपकी बैकबोन होती है, फिफ्थ पोजीशन पे ये ऐसे बाइफर्केट हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये लंग्स में एंटर करता है। तो दिस इज वेयर योर लंग स्टार्ट, यहाँ से तुम्हारे लंग स्टार्ट होते हैं एक्चुअल में, ठीक है जी। अभी बाइफर्केट करता जाएगा और पतली पतली पाइप में चेंज होता जाएगा, और एक टाइम आएगा ये बहुत पतली पाइप में चेंज होगा, और इसके कॉर्नर्स में स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग वाले रीजन जो माइक्रोस्कोपिक होती है ना, क्या बुलाते हैं? Alveoli. एल्वियोला, राइट, एल्वियोला। ये मेन साइट होती है फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। अगर ये ना हो ना, तो अपने को ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, और ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। और अगर ये कोलैप्स हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है जो सिगरेट पीने से होती है? Emphysema. हाँ, किसने बताया ये? क्या किसने बोला ये? राज, वेरी गुड। एम्फाइसीमा इज कंडीशन जो सिगरेट स्मोकिंग से होती है। उसमें क्या होती है? एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है। बहुत कॉमन कॉज है ये डेथ की, ठीक है, क्योंकि इसको दोबारा फुलाने का कोई तरीका नहीं, हवा नहीं भर सकते भाई इसमें। तो यही है जो है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, चलो एम्फाइसीमा याद नहीं था, पर नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें पढ़ाई थी निमोनिया। निमोनिया में हम कहते हैं छाती में पानी भर जाता है, उसको कहना क्या चाहते हैं कि एल्वियोलाई में पानी भर जाता है पस की तरह। तो बैक्टीरिया अंदर जाता है और एल्वियोलाई में लिक्विड भर देता है। बेटा अगर लिक्विड भर गया तो ऑक्सीजन थोड़ी एक्सचेंज हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की डिसॉल्विंग कैपेसिटी इन वाटर इज लो। इसलिए तो समुद्र के पानी में ऑक्सीजन कम होती है एज कम्पेयर टू लैंड। पानी में ऑक्सीजन घुल नहीं पाती अच्छे से। तो जब पानी पानी यहाँ हो गया तो ऑक्सीजन घुल नहीं पाएगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हुआ, तो शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी होगी ना। तो आपको पता कैसे चलेगा? देखो, इसका सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एल्वियोलाई में इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया का, तो एल्वियोलाई फिल्ड हो जाएगा फ्लूइड से, जिसकी वजह से आपके नेल्स ना ग्रेइश और ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो नाखून होते हैं, नाखूनों का कलर बदलता है, ग्रे और ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस केस में इसे निमोनिया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है ये जानने के लिए कि निमोनिया है या नहीं। सो दिस इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि एल्वियोलाई तक हुआ है तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है ये। क्लियर? Yo, ma'am. पर देख लेते हैं, सेम अगर अच्छी फोटो मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। दिख रहा है? Yo, ma'am. है ना, ग्रेइश और ब्लूइश कलर के हो गए। तो नेल से काफी कुछ सारे इन्फेक्शंस पता चल गए। आई थिंक आपको इतना अब ये याद रह जाएगा, राइट। बहुत गंदे दिख रहे हैं। सॉरी बेटा। बहुत गंदे दिख रहे हैं। हाँ बेटा, तो निमोनिया से बचने का है ना, सवाल थोड़ी है अपने को, है ना। चल, नेक्स्ट इज ये हो गया आपका। हाँ, तो मैं कह रही थी आपको टेस्ट स्कोर कैसे लिख के रखना है। तो जो आपकी कॉपी है ना, आई होप आपने नोट्स की अलग कॉपी बनाई है। नहीं बनाई है तो बहुत ही बेवकूफी भरी हरकत थी ये। बना लो नोट्स की अलग कॉपी,
भूल जाओगे, 1 साल के बाद पता नहीं चलेगा कौन सा नोट्स कहाँ है। और ट्रस्ट मी, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा दोबारा, साथ साथ में मिलता है। तो ये वाहियात हरकत कर रखी है तो अब सुधर जाओ, अलग कॉपी बना लो हर सब्जेक्ट की, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सारी तीनों कॉपी के स्टार्टिंग के 3 पेज छोड़ो या फिर एंड के 3 पेज छोड़ो, वहां लिखो टेस्ट रिजल्ट। जैसे इस बार तो तुम्हारा मेजर टेस्ट था, है ना, टोटल मार्क्स थे 360, अपने कितने आए 280, चलो लिख लिया मैंने। नेक्स्ट टेस्ट मेरा कौन सा हुआ, तुमने यहाँ पे टेस्ट लिखना है और यहाँ लिखो उसके चैप्टर का नाम, ठीक है। अब लिखो कितने में से कितने आए, ठीक है। जब आप ये टेस्ट लिखोगे देन यू कैन एनालाइज कि मान लो यहाँ पर मेरे आ गए थे 100, नेक्स्ट टेस्ट में मेरे आए 120, उसके नेक्स्ट टेस्ट में 90। मेरे को पता चल जाएगा देख के कि यार यहाँ पे जो 3 चैप्टर है ना ये खराब है मेरे, तो पहले मुझे इसे रिवाइज करना है, फिर मुझे इसे, और लास्ट में मुझे 120 वाला। तो टेस्ट एनालिसिस का टाइम आ गया क्योंकि आपके 2 यूनिट खत्म हो गए, अब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो प्रॉपरली। तो टेस्ट एनालिसिस करे बिना प्रिपरेशन होगी नहीं। आपको मैंने ग्रुप में एक लिंक भेजा है, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, ठीक है, क्लास के बाद पढ़ना जरा उसे। उसने बहुत अच्छी बात बताई है कि वो अपनी गलतियों को कैसे एनालाइज कर रहा था, एक बार पढ़ के देखना। आपको सारे टेस्ट, आपको हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट एनालिसिस करना है। अब तो टेस्ट पेपर में ऑप्शन भी आता है ना, तो हर सब्जेक्ट का आपने मार्क्स लिखना है, आपने लिखना है यार कि मेरे बायो में कितने नेगेटिव गए। देखो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन टाइम तुम अपने लिए दे रहे हो ना, मेरे लिए थोड़ी दे रहे हो। तो जब ये आपको लिख लोगे ना नेगेटिव मार्किंग को, समझ में आएगा यार पहले टेस्ट में अगर सब्जेक्ट वाइज भी नहीं लिख रहे तब भी तुम लिख रहे हो यार पहले टेस्ट में मेरे नेगेटिव -18 थे, अगले में -14, यानी कि तुम सुधर रहे हो। फिर अगर नहीं हो रहे तो तुम नहीं सुधर रहे, फिर तुम पूछोगे टीचर से कि मेरे बायो में बार बार नेगेटिव होते तो क्या दिक्कत है, तभी तो हम सॉल्यूशन बताएंगे। सो इट्स टाइम फॉर यू टू एनालाइज। तो अपनी अलग अलग कॉपी बनाओ सब्जेक्ट की और उसमें लिखो, ठीक है। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. अब देखो जिसको निमोनिया है, दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का बैक्टीरिया, और देखो उसके लंग का अगर एक्सरे देखेंगे ना तो ये थोड़ा तुम्हें दिख रहा है व्हाइटिश सा, तो पानी से भरी हुई स्पेसिस है। तो डॉक्टर को ऐसे पता चल जाता है। खैर वो पूरे टेस्ट करते हैं, सिर्फ नेल के बेसिस पे करेंगे नहीं, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीजेस 2 डिस्कस करनी थी, इसमें 2 हो गई। वायरस में एक एड्स डिस्कस करना था, एड्स डिस्कस्ड है हमारा, Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. है ना, एड्स हमें पता है। अब हम चलते हैं वायरल डिजीज में, दिस इज कॉमन कोल्ड, राइट। मेरे को बताओ जो कॉमन कोल्ड होता है, पहली बार जब कॉमन कोल्ड हुआ, फर्स्ट कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है, पहली चीज नीट का सबसे पहला क्वेश्चन यही है, वायरल है कि नहीं, वायरल है। पहली बार कॉमन कोल्ड हुआ तो कौन सा इम्यून सिस्टम जनरेट होगा बॉडी में, प्राइमरी सेकेंडरी, Primary. प्राइमरी इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा तो वो बनेंगे मेमोरी सेल्स। Yo-yo ma'am. अगली बार जब ये आएगा फिर कौन सा होगा, Secondary. अगर सेकेंडरी तुम्हें रिस्पांस जनरेट होता तो तुमको पता भी चलता तुम्हें कॉमन कोल्ड हुआ है कि ठीक हो जाता, ठीक हो जाता. ठीक हो जाता ना। लेकिन तुमको हर बार फील होता है ना कॉमन कोल्ड हुआ, इस तरह पता Yo-yo चलता है ma'am. क्योंकि हर बार प्राइमरी रिस्पांस जनरेट हो रहा है। तो ऐसा क्यों, वायरस में म्यूटेशन होती है. हाँ शाबाश। देखो कॉमन कोल्ड एक वायरस की वजह से नहीं होता, ये वायरस का परिवार है। ये कमबख्त फैमिली प्लानिंग है इनकी कि हम पूरा परिवार मिलके दुनिया में कॉमन कोल्ड फैलाएंगे, पूरा परिवार कल्प्रेट है। तो हर बार तुम्हें कॉमन कोल्ड का नया वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। हो सकता है तुझे कॉमन कोल्ड हो, तेरी दोस्त को भी कॉमन कोल्ड हो, ठीक है, तेरा ठीक हो गया उसका ठीक नहीं हो, उससे तुझे दोबारा कॉमन कोल्ड हो गया। उसके पास हो सकता है ना चाचा जी, वायरस के चाचा जी का बेटा हो, समझ रहे हो। तो पूरी फैमिली जो है अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें। तो हो सकता है जब फर्स्ट टाइम तुम्हें वायरल इन्फेक्शन हुआ था तो ये था जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। सेकंड है जो कॉमन कोल्ड का वायरस है, देखो राइनो फैमिली से है लेकिन जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेन है इसके। तो इस बार ये येलो वाला देखो अलग स्ट्रेन वाला आया ना, तो तुम्हारे बॉडी में जो मेमोरी सेल है वो तो पहले वाले के थे ना, दूसरे के तो थे ही नहीं। तो इस वजह से हर बार तुम्हें कॉमन कोल्ड हो जाता है क्योंकि हर बार एक नया वायरस आके तुम्हें इन्फेक्ट करता है राइनो फैमिली का, समझ आई। Yo-yo ma'am. तो कभी रायनो फैमिली से पापा जी आते हैं, कभी मासी जी आती है, कभी चाचा जी का बेटा आता है। इस वजह से हम इसे डील नहीं कर पा रहे। इसलिए वायरल कॉमन कोल्ड की मेडिसिन कभी वायरल मेडिसिन होती नहीं, हमें पता ही नहीं है ना कौन सा वायरस अंदर। तो उसमें नींद की दवाइयां दी जाती है ताकि तुम सो और तुम्हें रेस्ट होने से ठीक हो जाए, क्योंकि ये ठीक हो जाता है। अब क्वेश्चन पता है कहाँ से आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ये इन्फेक्शन कहाँ करता है। तो कॉमन कोल्ड इज एन इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, ये लंग्स का नहीं है। तो लंग्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे, जहां से ट्रैकिया बाइफरकेट हुआ था ना। तो बेटा ये यहाँ तक नहीं जा पाता, यहाँ नहीं जाता, ये कहाँ तक रह जाता है, ये सिर्फ ट्रैकिया तक रहता है। यानी कि यहाँ देखो नोज हो गया, उस नेजल चेम्बर हो गया,
फेरेंक्स हो गया, उसके बाद लैरिंग्स आ गया और फिर ट्रैकिया। तो सिर्फ ट्रैकिया तक ये इन्फेक्शन जाता है, उससे आगे नहीं जाता। सो लंग्स नहीं इन्वॉल्व होते, ये नीट का क्वेश्चन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये इन्फेक्शन है, ये नीट का क्वेश्चन है। समझ आया? यो मैम। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। बाकी तो इधर पता है कैसे फैलता है, एक ने छींका, हैंकी आगे नहीं रखा, दूसरे को हो जाएगा। तो जब ये एयर पार्टिकल्स के साथ लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ ए इन्फेक्शन ट्रेवल करते हैं ना, एयर में जो लिक्विड ट्रेवल करता है, जो तुम्हारा स्नीजिंग होता है, बेसिकली तुम्हारा सलाइवा जो ट्रेवल करता है, इसे हम कहते हैं एरिजोल इफेक्ट। इसमें एरिजोल इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये वैसे ही फैलता है जैसे कोविड फैलता है, 3 से 7 दिनों तक रहता है। नाक बह सकती है, कफ हो सकता है, बलगम फंस सकती है गले में, नोज जो होती है वो बंद हो जाती है, क्या, और सोर थ्रोट होता है। सोर थ्रोट का मतलब गले में दर्द, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द इन्फेक्शन। समझ आई? यो मैम। मैं कॉमन कोल्ड पढ़ा रही हूँ, तुमको कफ पढ़ा रही हूँ, हम लोग खुद सीख आ रही है। आधे बच्चे डर गए होंगे, रे 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 हाथ रखा है या नहीं। स्क्रीन से पीछे हो जा, यो मैम। स्क्रीन से पीछे हो जा, तुम्हें ना हो जाए। 67 क्या? देख रही थी कितने बच्चे हैं क्लास में। वो है हमारे 70-80 बच्चे तो हैं क्लास में। हम कवर लगा फोन में उसके। अच्छा कवर हो जाए, वाह बेटा, कवर ना होता तो हो जाता। शाबाश मैम क्या? शाबाश, तू करेगा मेरा। ये देखो, तुम सारे मेरा नाम रोशन करोगे। आधो को पता नहीं है बात क्या हो रही है। मैम तो अब दोबारा बता दो। दोबारा नहीं बता रही मैं, ना ना, जोक एक ही बार दिया जाता है। तीर से निकला हुआ कमान और मेरे कहे हुए जोक पर एक ही बार होते हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। ये तो इधर आओ, अभी बोला। जरा जुबान लड़ाती है, हाउ डेयर यू। हाउ डेयर मी। इधर आ, हेलमेट। कौन था ये? मैं ही थी मैम। कौन था जिसने मेरी, मैं कौन, बकरी? मैम शीतल। शीतल। एनिमल किंगडम बढ़ाते तेरे को शीतल। रुक तो जरा, एनिमल किंगडम इज अ फाइलम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ये फाइलम था। इसके आगे छोटू 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 सब फाइलम थे। छोटू 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 सब फाइलम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व नहीं होते। अबे छोटे छोटे सब, एनिमल किंगडम तो किंगडम नहीं था, फाइलम उसके बाद की डिवीजन होती है ना। ये पहला है जिसने मुझे ये बात बोली। हाँ भाई सही बोल रहा है, आई अपोलोजाइज। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम था ये, उसके बाद फाइलम है। राम, थैंक यू सॉरी। सब फाइलम्स तो तुम्हारे इसमें आते भी नहीं है सिलेबस में, वैसे सब फाइलम लेकिन होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो रुला देते हैं, इतने सारे होते हैं। तुमको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अलावा भी ऐसे ग्रुप्स है जो जिनको कोई कोई किंगडम कोई फाइलम कुछ नहीं मिला, तो हम उनको अलग से रखते हैं। पता है आपको इस बारे में? यस मैम। आपने आपने कभी रोटी फर्स्ट के बारे में पता है? रोटी फर्स्ट सुना है वर्ड? सुना था। इतना मारू है ना मैं तुम्हें। रोटी फर्स्ट नहीं सुना तुमने? मैम सुना है। सुना है। तो मैम नहीं सुनी। मैंने ही पढ़ाया है तुम्हें। मेंडल वाले चैप्टर में कहीं पढ़ाया था। आंसू आंखों से और कान दोनों से आ गए मेरे तो, नालायक को। मैं नहीं बता रही मेंडल वाला चैप्टर आपने कहाँ पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया मैंने। रोटी फिर मैंने पढ़ाया, वो वाला पार्ट मैंने पढ़ाया है। हाफ नहीं पढ़ाया लेकिन हाफ पढ़ाया था मैंने। चलाक प्रबंध है। नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी। जब तुमको पता की चीज पता नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ा के क्या फायदा। छोड़, इधर आओ। सो एनिमल किंगडम के अंदर, हाँ, सबसे पहले ग्रुप आता है पॉरीफेरा, ये होता है ना? मैम मोनेरा। मोनेरा मोनेरा। बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है। पॉरीफेरा होता है। मैं एनिमल किंगडम के अंदर बोल रही हूँ, ठीक है। यो पॉरीफेरा, फिर आता है हमारे पास सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फिर एस हेलमेट। एसहेल्मिन्थ्स। एसहेल्मिन्थ्स का दूसरा नाम है राउंडवॉर्म्स।
और हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनसे होने वाली डिजीजेस को हमने यहाँ पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैंने कष्ट करके लिखवाया था। अब राउंड वोम्स को राउंड क्यों कहते हैं? राउंड राउंड दिखते हैं क्योंकि वो बोल होते हैं। क्योंकि राउंड होंगे। क्योंकि वो बोल होते हैं। तुम क्या होते हो फिर? नलायक को मैम इंसान। स्वा। राउंड वॉर्म को, ये रहा राउंड वॉर्म, इसको अपन ने ब्लेड से काट दिया, ठीक है, कुछ काट डाला काट डाला काट डाला। इसको ऐसे रखता है। पाप किया मैम आपने सावन के महीने में। पाप किया मैंने सावन के महीने में, है ना, नॉर्मल डेज में चाहे काट दूं मैं, वह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएगी। बताइए मत, बस मेरी स्टूडेंट है। ये देख बेटा, ये आंखें रखी मैंने यहाँ पे, मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगी ना, इट विल अपीयर राउंड टू मी, सर्कुलर सा दिखता है ये, इसलिए इसको राउंड वॉर्म बुलाते हैं। इन टीएस ट्रांसफर सेक्शन में इट अपीयर्स राउंड। समझ आई? यो मैम। ठीक है जी। मैम तो राउंड वॉर्म की डिजीजेस पढ़नी है। पहली डिजीज है एस्कैरिसिस, अगले लेक्चर में होगी, पर एक चीज लिख लेना, एस्कैरिसिस और एक होती है एमीबॉयसिस। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत कॉमन कंफ्यूजन है ये। तो एस्कैरिसिस तो मुझे देख के पता चल गया, कॉजेटिव एजेंट इस भाई का कौन है? हेलमिंथ है। एसके हेलमिंथ को सिर्फ हेलमिंथ भी बोल देते हैं, दैट इज राउंड वॉर्म। अपने को ये जानना है कि एमीबॉयसिस का कॉजेटिव एजेंट कौन है, ठीक है जी। तो ये हम करेंगे यो अगली क्लास मैम। में। और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम, बड़ी मुश्किल से तो बैठे थे, जाने दो। चलो भागो फिर।